छात्रों, आपने पिछली कक्षा में अक्षों के रूपांतरण के बारे में पढ़ा है। अक्षों का रूपांतरण 3 प्रकार से होता है। पहला, हम मूल बिंदु को विस्थापित करें और अक्ष को समानांतर रखें। दूसरा, मूल बिंदु को स्थिर रखकर अक्ष को कुछ कोण से घूर्णन करें। तीसरा, मूल बिंदु और अक्ष दोनों को साथ साथ परिवर्तन करें। तो हमने पिछली कक्षा में ये देखा था और हमने प्राप्त किया था कि स्थानांतरण के लिए x डैश h, y डैश k एवं जब हम कुछ कोण पे घुमाते हैं अक्ष को तो उसके लिए प्राप्त किया था हमने x बराबर x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा एवं y बराबर x डैश sin थीटा एंड y प्लस y डैश cos थीटा। एवं जब दोनों को साथ साथ किया जाता है उसके लिए हमने प्राप्त किया था x बराबर h धन x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा एवं y इक्वल k x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। इसको याद करने के लिए हम इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, एक स्मृति सहायिका के रूप में इसको याद किया जा सकता है। x y x डैश y डैश cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। जब हम x के रूप में निकालेंगे तो ये x का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब हम y के रूप में निकालेंगे तो ये हो जाएगा x डैश sin थीटा और y डैश cos थीटा। जब हम x डैश नवीन अक्ष के लिए निकालेंगे तो x cos थीटा एंड y sin थीटा, y डैश के लिए निकालेंगे तो माइनस x sin थीटा एंड y cos थीटा। इसके द्वारा हम इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। आज हम इनसे संबंधित प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल करेंगे और हमने जो ज्ञात किया है रूपांतरण के द्वारा उन सूत्रों को प्रश्नावली के प्रश्न पर हल करके उसको परिवर्तन देखेंगे, रूपांतरण करेंगे। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, यदि निर्देशांक अक्ष बिंदु ऋण 2 और ऋण 3 पर स्थानांतरित किया जाए तो वक्र का परिवर्तित समीकरण प्राप्त कीजिए। -2 -3 पर हम मूल बिंदु को स्थानांतरित करें तो वक्र x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 18y प्लस 30 इक्वल 0। x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 18y प्लस 30 इक्वल 0 का परिवर्तित समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, हम मूल बिंदु को दिए गए बिंदु पर विस्थापित करके तो इस वक्र में क्या परिवर्तन होता है, ये समीकरण हमको प्राप्त करना है। हल, दिया गया समीकरण x स्क्वायर 3y स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 18y प्लस 30 इक्वल 0। दिए गए समीकरण में x बराबर x माइनस 2 एवं y बराबर y माइनस 3 रखने पर समीकरण रूपांतरित होता है। तो देखते हैं मान रखकर इसका x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 प्लस 18y माइनस 3 प्लस 30 इक्वल 0। इसको स्क्वायर रूप में निकलेगा a ऋण b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस 4x माइनस 8 प्लस 18y माइनस 54 प्लस 30 इक्वल 0। पुनः हम समीकरण को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 27 3 9 27 प्लस 4x माइनस 8 प्लस 18y माइनस 54 प्लस 30 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए कुछ पद कट रहे हैं। माइनस 4x प्लस 4x से कैंसिल हो रहा है, माइनस 18y प्लस 18y से कैंसिल हो रहे हैं। तो जो बचा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 27 माइनस 8 माइनस 54 प्लस 30 इक्वल 0। हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4 27 31 और 30 61 माइनस 54 और 8 62 इक्वल 0। हम इक्वेशन को इस प्रकार से लिखेंगे एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1। दिस इज जब मूल बिंदु को -2 -3 पर परिवर्तित किया जाता है, तो समीकरण, वक्र का समीकरण इस रूप में परिवर्तित
हो जाता है। अब हम प्रश्नावली के कुछ दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि प्रश्नावली (12.2) एट्थ क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु को एक उचित बिंदु पर हटा देने पर वक्र एक समांगी द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। मूल बिंदु पर हटा देने पर, मूल बिंदु से को उचित बिंदु पर हटा देने पर वक्र एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5y प्लस 7 इक्वल 0। ये वक्र समांगी द्विघात समीकरण में बदल जाते हैं, समांगी द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाता है यदि हम मूल बिंदु को कुछ उचित बिंदु पर हटा दें। तो हम वहाँ पहले उचित बिंदु निकालेंगे, फिर उचित बिंदु निकालकर हम सिद्ध करेंगे कि मूल बिंदु को उचित बिंदु पर हटाने से समीकरण समांगी द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। हल। माना कि मूल बिंदु को उचित बिंदु h के में हटा दिया गया। एक हमने बिंदु h के लिया, उस पर हटा दिया, तो x बराबर x प्लस h एवं y बराबर y प्लस k का मान वक्र के समीकरण में रखने पर x प्लस h होल स्क्वायर प्लस x प्लस h y प्लस k धन y प्लस k होल स्क्वायर प्लस x प्लस h प्लस 5y प्लस k प्लस 7 इक्वल 0। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस x y प्लस y h प्लस हमने पहले इससे गुना किया, फिर k से गुना करेंगे, x k प्लस h k प्लस y स्क्वायर प्लस 2y k प्लस k स्क्वायर प्लस x प्लस h प्लस 5y प्लस 5k प्लस 7 इक्वल 0। अब हम यहाँ से घातांकों को
x और y के घातांकों को, परिवर्तित जो बिंदु है उसके घातांकों को क्रम से लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई धन वाई स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा, 2h x के लिए, फिर k, फिर 1, इसी प्रकार y के लिए हम कॉमन ले लेंगे x, y के लिए कॉमन लेंगे तो h 2k प्लस 5, h 2k प्लस 5 प्लस h स्क्वायर प्लस hk प्लस k स्क्वायर प्लस h प्लस 5k प्लस 7 प्लस 5k प्लस 7 इक्वल 0। उपर्युक्त समीकरण समांगी द्विघात समीकरण होने के लिए जब होगा जब ये x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद का गुणांक का मान शून्य होगा, तभी ये समीकरण समांगी द्विघात समीकरण में परिवर्तित होगा। तो इसके लिए 2h प्लस k प्लस 1 इक्वल 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड h प्लस 2k प्लस 5 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2, एंड h स्क्वायर प्लस hk प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 7 h प्लस 5k प्लस 7 इक्वल 0। 2h प्लस k प्लस 1 इक्वल 0, h प्लस 2k प्लस 5 इक्वल 0, h स्क्वायर hk k स्क्वायर h प्लस 5k प्लस 0 इक्वल समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल कर h और k का मान प्राप्त करेंगे और उस जो प्राप्त मान है उसको समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर इसको हम ब्रजगुंडन खंड से हल करेंगे। h का मान यहां से कोफिशिएंट गुणांक को गुना करेंगे, b1 c2, b1 1 into 5 b2 c1 2 k 1 into 1 a2 into c2 1
2 into 5 10, 1 upon 2 into 2 4, 1 into 1 minus 1, which implies that h upon 3 k upon minus 9 and 1 upon 3, तो विच इज इसको हल करने पर h के लिए हो जाएगा 3 upon 3 इक्वल 1, k के लिए हो जाएगा 9, यहाँ पे चला जाएगा 3 3 जा 9 इक्वल 3। तो h और k के दो मान प्राप्त हुए हम, h इक्वल -1 और k इक्वल -3। इस h और k के मान को समीकरण 3 में रखने पर h इक्वल 1 और k इक्वल -3 के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। h इक्वल 1 एंड k इक्वल -3 मान समीकरण 3 में रखने पर विच इम्प्लाइज दैट 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू -3 प्लस -3 होल स्क्वायर प्लस h लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। समीकरण 3 के बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर +5 इंटू, अब हमने मान रख दिया है, मान रख कर बाएं पक्ष में रखा है, मान बाएं पक्ष में रखने पर इसको देखेंगे दाएं पक्ष के बराबर 0 है कि नहीं। 1 ऋण 3 धन 9 धन 1 ऋण 15 धन 7, 1 9 10 11 7 18 18 15 और ऋण 3 18 18 माइनस 18 0, ये दायां पक्ष राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः हमने मूल बिंदु को बिंदु h और 1 - 3 पर स्थानांतरण करने पर जो प्राप्त वक्र का समीकरण है वो समांगी द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। अब हम रूपांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदुओं का गुणधर्म है निश्चर, वेरिएंट। वेरिएंट बिंदुओं को ऐसा गुणधर्म है कि अक्ष को या मूल बिंदु को में परिवर्तन करने पर नए बिंदु के सापेक्ष मान में परिवर्तन नहीं होता। निश्चर वह होता है समतल में बिंदुओं की ऐसे गुणधर्म जिसके मूल बिंदु या अक्ष में रूपांतरण करने पर बिंदुओं के मौलिक अक्ष के सापेक्ष जो परिणाम प्राप्त हुआ था वह नए अक्ष के सापेक्ष परिणाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे दो बिंदुओं की बीच की दूरी ये रूपांतरण का में निश्चर होता है, रूपांतरण का निश्चर है। दो रेखाओं के बीच का कोण ये रूपांतरण का निश्चर है। तीन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी निश्चर के उदाहरण है। हम सिद्ध करेंगे त्रिभुज वाले। देखते हैं कि तीन बिंदु से निर्मित त्रिभुज
रूपांतरण में निश्चर होता है या नहीं। सिद्ध करना है हमें कि यदि अक्षों का स्थानांतरण किया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चर होता है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यदि अक्षों का स्थानांतरण किया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चर होता है। माना 3 बिंदु, माना कि बिंदुओं A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 से निर्मित एक त्रिभुज है ABC। ये मौलिक अक्ष के सापेक्ष इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मौलिक अक्ष क्षेत्रफल इक्वल 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 होता है। जब हमने बिंदुओं का मूल बिंदु को H के बिंदु में परिवर्तन किया, विस्थापित किया, तो x1 इक्वल x11 डैश H, y1 हो गया y1 डैश K, x2 परिवर्तित हो गया x2 डैश H, y2 परिवर्तित हो गया y2 डैश K, x3 परिवर्तित हुआ x3 डैश H, y3 परिवर्तित हो गया y3 डैश K। ये जो बिंदु है नवीन अक्ष के सापेक्ष A बिंदु के निर्देशांक हो गए। ये A बिंदु का निर्देशांक है, ये B बिंदु का निर्देशांक है और ये C बिंदु के निर्देशांक है। अब इस नवीन अक्ष के सापेक्ष इन तीनों बिंदुओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज के नवीन अक्ष के सापेक्ष एडेस, इसको नवीन अक्ष के सापेक्ष त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका मान रखेंगे हम इसका x1 y1 में, तो ये हो जाएगा 1/2 x1 डैश H ब्रैकेट y2 डैश K, y3 माइनस y3 डैश K, then x2 डैश H, y3 डैश K माइनस y1 डैश K, then x3 डैश H,
y1 डेश के माइनस y2 डेश के प्लस दैट ब्रैकेट बंद। एक बार और चेक कर ले हम। x1 डेश h, y2 डेश के, y3 डेश के, x2 डेश h, y3 डेश के, y1 डेश के, x3h, y1 डेश के, y2 डेश के। समीकरण को हम क्षेत्रफल के जो समीकरण है उसको हल करेंगे तो x डेश h ब्रैकेट में ओपन करने पर माइनस वाई डेश 3 माइनस के प्लस के और माइनस के कैंसिल हो जाएगा, y डेश y3 डेश। इसी प्रकार x2 डैश h, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस के कैंसिल हो जाएगा, y3 डैश माइनस y1 डैश प्राप्त होगा एवं x3 डैश h, यहाँ पर भी हम ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएगा, y1 डैश माइनस y2 डैश। इस तरह से प्राप्त हुए। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे x वाले ब्रैकेट को तो प्राप्त होगा 1/2 x1 डैश y1 डैश y3 डैश के n h y1 डैश y3 डैश के प्लस x2 डैश y3 डैश माइनस y1 डैश प्लस h y3 डैश के y1 डैश प्लस x3 डैश y1 डैश y2 डैश प्लस h y1 डैश y2 डैश के टोटल ब्रैकेट। अब हम x वाले जो टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे और h वाले टर्म को एक साथ लिखने पर हमें प्राप्त होगा 1/2 1/2 ब्रैकेट x1 डैश y1 डैश माइनस y3 डैश प्लस x2 डैश y3 डैश y1 डैश प्लस x3 डैश y1 डैश माइनस y2 डैश। अब h वाली जो टर्म है इसको हम इसको ओपन करते हुए लिखेंगे, इसको ओपन करते हुए लिखेंगे तो ये हो जाएगा h y1 डैश माइनस h y3 डैश प्लस h
y3 days माइनस h y1 days प्लस h y1 days माइनस h y2 days। देखिए यहां पर h पर हम गौर करें तो ये h1 days सॉरी यहाँ पे 2 3 होगा, ये x1 x2 है, ये 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा, है ना, तो ये भी 2 हो जाएगा एंड ये भी 2 हो जाएगा। 1 2 3 x2 3 3 2 1। अब देखिए गौर करें एच वाई डेज के ये प्लस माइनस कैंसल, दिस इज प्लस माइनस कैंसल, दिस इज प्लस माइनस कैंसल। तो हमको इस तरह से प्राप्त जो समीकरण होगा वह 1/2 x डेज y2 डेज y3 डेज प्लस x3 डेज y3 डेज y1 डेज प्लस x2 हो जाएगा x3 डेज y1 डेज माइनस y2 डेज प्लस 0, दैट इज 0। तो इस प्रकार से ये जो नवीन अक्ष के सापेक्ष जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमारे जो मौलिक अक्ष 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y3 के समान है, समतुल्य है। तो इस प्रकार से हमें जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल अक्ष के सापेक्ष और नवीन अक्ष के सापेक्ष, परिवर्तित अक्ष के सापेक्ष दोनों में समानता है, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। तो इस प्रकार से यह त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल बिंदु को स्थानांतरित करने पर जो प्राप्त होता है वह त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चर होता है। आज हमने अक्षों के रूपांतरण के बारे में, जो 3 प्रकार के रूपांतरण हुआ था, मूल बिंदु का स्थानांतरण और अक्षों का घूर्णन के साथ साथ दोनों परिवर्तन के संबंध में हमने प्रश्नों को देखा है और हल किया है। इसी के साथ ये बिंदु पथ का जो चैप्टर है उस समाप्त होता है। धन्यवाद। हम कल क्लास में सरल रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।